सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम मोहसिन है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये बात कहने का तरीका है। एक स्टैंडर्ड जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने टेंस में पढ़ा, जो हमने टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ा, जो हमने काइंड ऑफ सेंटेंस में पढ़ा है, वो ये था कि उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें सबसे पहले काम करने वाला आएगा, उसके बाद क्या काम होता है वो आएगा, उसके बाद उस काम का असर जिस पे पड़ता है वो आता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। इसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे जो मैंने आपसे पिछले टॉपिक में या पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे बेसिकली पैसिव वॉइस से रिलेटेड बात करेंगे। पैसिव वॉइस वो है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, यानी जो फॉर्मेट है हमारा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हमारा क्या है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट को अगर हम सफरर कहें या फिर रिसीवर ऑफ एक्शन कहें, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसिव वॉइस आपको अपनी बात कहने का एक तरीका है। जब आपको लगेगा ऐसा लगेगा कि जब काम को करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपको लगे कि काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, या काम करने वाला हमें पता नहीं है, या काम करने वाला या एक्शन परफॉर्म करने वाला ऑब्वियस है, तो हम यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस का। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो आप डेली रूटीन में करते हैं, जैसे कपड़े धुल गए, राइट? कपड़े धुल गए। ऑब्वियसली कपड़े कोई धुलेगा, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन धुलेगा, हमें मतलब इससे है कि कपड़े धुल गए। किसने धुला इससे हमें मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल दूध उबल गया, इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली कोई जला करके उबाल रहा होगा दूध को, राइट? लेकिन यहाँ पे एक्शन करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्शन कर कौन रहा है। एम्फेसिस या स्ट्रेस इस बात पे नहीं है कि एक्शन कर कौन रहा है। एम्फेसिस या स्ट्रेस आपका इस बात पे है कि एक्शन हो रहा है या फिर उसका रिसीवर कौन है। जब आपको स्ट्रेस आप याद रखिएगा कि जब भी हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राम किल्ड रावण, यानी राम ने रावण को मारा। एक्शन का रिसीवर कौन है? रावण। एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? राम। सब्जेक्ट आपका ये है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बच जाता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी जिसके बारे में सेंटेंस के थ्रू बात हो रही होती है, जिसके बारे में बताया जा रहा होता है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट। जो भी बात हो रही थी या जो भी बताया जा रहा होता है वो होता है आपका प्रेडिकेट। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो हमारा एम्फेसिस होता है, वो सबसे ज़्यादा किस पे होता है? प्रेडिकेट पार्ट पे होता है। कभी कभी आपको लगेगा, आप पैसिव वॉइस जब आगे पढ़ेंगे तो कभी कभी लगेगा कि स्ट्रेस पूरी तरह से किस पे है? ऑब्जेक्ट पे है। कभी कभी लगेगा कि स्ट्रेस जो है उसकी वर्ब पे है, एक्शन पे है, कि काम क्या हो रहा है। तो देखिए पैसिव वॉइस का जो यूज़ है, पहली बात तो ये कि अल्टरनेट नहीं है ये एक्टिव वॉइस का अल्टरनेट नहीं है। इट इज़ द वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। ठीक है, ये बस इतना सा है कि आपके बात कहने का एक तरीका है। आप चाहे कान आप इधर से पकड़िए, चाहे घुमा करके उसी कान को पकड़िए, दोनों बातें सेम हैं। लेकिन इससे आप एम्फेसिस जो होता है, जो आप सेंटेंस के थ्रू
आप जब दिखाना चाहते हैं कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। तो मैंने आपको 3-4 कंडीशन बताई। अब यहाँ पे जैसे अगर हम इस सेंटेंस को लेंगे ना, तो राम किल्ड रावणा, यहाँ पे जो राम है वो एक तरह से जो सब्जेक्ट है यहाँ पे एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो टेंस है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट। इसका जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब भी हम बनाएंगे तो इसको हम बनाएंगे रावण वॉज किल्ड बाय राम। ये जो ऊपर वाला है ये एक्टिव फॉर्म है, काम करने वाला, काम हो क्या रहा है, सफरर। असर किस पे पड़ेगा, या रिसीवर कौन है या सफरर कौन है। अब आप इसका पैसिव फॉर्म देखिए। पैसिव फॉर्म में काम करने वाला किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पे काम करने वाला कौन है, राम है। राम काम करने वाले हैं, इस वजह से राम एज अ एजेंट काम कर रहे हैं यहां पे, तो इनको हमने बाय राम लिख दिया कि जो भी काम हो रहा है, जो भी ये काम हो रहा है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, वो बाय राम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यानी राम उसे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रिसीवर है, जो सफरर है, वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। ये आपकी बी की फॉर्म है और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का। अब इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 3 चीज़ें क्या क्या हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे आपका एजेंट जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके 3 रीजन होंगे। पहला, अनअवेयर होगा, वो नहीं पता हमें। दूसरा रीजन हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरा रीजन हो सकता है कि ऑब्वियस हो, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों एनर्जी उस चीज़ पे खर्च करें जो ऑलरेडी पता है। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मेरा बटुआ चोरी होगा, मेरा माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। ठीक है, मेरा बटुआ चोरी हो गया, इसका मतलब तो यही है हिंदी भाषा में, मेरा बटुआ चोरी हो गया। इसमें आप देख रहे हैं जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि बटुआ किसने चोरी किया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि द मर्डरर हैज बीन अरेस्टेड। यहां भी आप देख रहे हैं कि जो बाई एजेंट है ये आपका मिसिंग है। द मर्डरर हैज बीन अरेस्टेड, यानी खूनी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ऑब्वियसली किसी के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, बट यहां पे क्या है वो ऑब्वियस नहीं लग रहा आपको। ऑब्वियस है, कौन गिरफ्तार करेगा, पुलिस। यहां पे पुलिस जो है, ऑब्वियस नहीं लग रहा आपको कि पुलिस ही तो गिरफ्तार करेगी, तो हम उस चीज को क्यों बोलें। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऑल द ट्रीज इन दिस एरिया हैव बीन कट डाउन। ये कट पास्ट पार्टिसिपल है, चूंकि कट का प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों फॉर्म सेम होता है। अब इसमें देखिए, इसमें भी एजेंट आपका मिसिंग है, ये वाली पार्ट।
किसने काटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेस किस बात पे है, एम्फेसिस किस बात पे है कि पेड़ काट डाले गए। पेड़ का काटा जाना एक सीरियस मैटर है। ऑल द ट्रीज इन दिस एरिया, इस एरिया में सारे पेड़ काट दिए गए। इस एरिया में सारे पेड़ काट दिए गए। किसने काटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा एम्फेसिस किस पे है कि भाई पेड़ काट दिए गए, पेड़ काट दिए, जो कि ऑक्सीजन का क्या है, बहुत अच्छा सोर्स है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे जो आप ये देख रहे हैं ना, बीन, यहां पे भी बीन है, यहां पे भी बीन है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इसमें बी की फॉर्म यूज हो रही है। अब बी की फॉर्म समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू बी के 3 टाइप्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और उसका यूज क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी देखिए। एक्टिव वॉइस में जो काम हो रहा होता है ना, तो ऑब्वियस है कि उसमें एक करने वाला यानी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसका उस काम से रिलेशनशिप होता है डायरेक्टली, कि वो उस काम को कर रहा होता है, या फिर उस जो प्रेडिकेट पार्ट है वो कुछ उसके बारे में बता रहा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब पैसिव वॉइस देखिए, पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, पैसिव वॉइस में काम कौन कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, काम किसके द्वारा हो रहा है या काम किस पे हो रहा है, या उस एक्शन का जो असर है, जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ रहा है, वो ज़्यादा। यानी एक्टिव वॉइस में काम कर रहा होता है और पैसिव वॉइस में किसी पे काम हो रहा होता है। तो जब काम हो रहा होता है, अब यहां पे हम क्या बता रहे हैं कि कोई एक्शन का घटित होना, कुछ एक्शन किसी पे हो रहा होता है, तो जब भी हो रहा होता है तो उस केस में उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम टू बी फॉर्म का यूज करते हैं। अब टू बी फॉर्म में 2 तरह की हैं, एक तो तीन तरह की हैं, बी, और दूसरा क्या है आपका डू, और क्या है आपका हैव, यही है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आएगा इज, इसमें आएगा एम, आर, वाज और वर। डू में क्या आता है, डू, डज, डिड। हैव में क्या आता है, हैव में आएगा हैज, हैव और हैड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ब होती ही ऐसी हैं, ये मोस्टली ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये एक स्टेट बताने के काम आती हैं। फॉर एग्जांपल आई एम ए डॉक्टर, शी इज़ एन इंजीनियर, तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल द फूड वॉज रॉटन, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरा ये बताने का जो रीज़न है वो ये है कि हम इस फॉर्म को यूज़ क्यों करते हैं, हम इस वाली फॉर्म को यूज़ क्यों करते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या हो रहा होता है, पैसिव वॉइस में एक्शन घटित हो रहा होता है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम बी की फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब टू बी का मतलब ही होता है कुछ होना, तो अब उसमें ये 3 कैटेगरी हैं। बी में आता है इज, एम, आर, जो ये है ये प्रेजेंट में यूज़ होंगी और ये जो है ये पास में यूज़ होंगी। डू ये प्रेजेंट में यूज़ होंगी और ये पास में यूज़ होंगी। इसी तरह से ये प्रेजेंट में यूज़ होगी और ये पास में यूज़ होंगी। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते चले आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर 2 फॉर्म और होती हैं, कौन कौन सी, VING फॉर्म यानी वर्ब में ING लगा करके, और क्या होता है ये वाली जो फॉर्म होती है
कौन सी? डू या डज की। जब आप किसी भी ब्रिटिश राइटर की बुक पढ़ेंगे तो ये आप एज ए फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं देखेंगे, ये तीन ही मिलेगा आपको, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। अब आइए देखते हैं क्या देखें। अब देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए शर्त क्या है। पहली शर्त यह है कि वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए? वर्ब आपकी होनी चाहिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? जो अपना एक ऑब्जेक्ट रखती हैं, जो अपना ऑब्जेक्ट रखती। पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि इसमें जो वर्ब है वो हमेशा उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, या इसी को आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है कि देयर इज नो चेंज इन टेंस। टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर हम उसमें बी की फॉर्म भी लगा रहे हैं, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा रहे हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगा रहे हैं, यानी वर्ब चेंज कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? टेंस चेंज नहीं हो रहा है। टेंस चेंज नहीं हो रहा। टेंस क्या होता है? टेंस होता है द नेचर ऑफ स्पीच, यानी नेचर ऑफ एक्शन प्लस द टाइम ऑफ एक्शन। ये दोनों चीज़ें मिल करके क्या बनाती हैं? टेंस बनाती हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ना तो इसमें टाइम चेंज हो रहा है, ना ही नेचर ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं होता है टेंस में। ठीक है। जो सेंस होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, सेंस जो होगा वर्ब का, यानी एक्शन का, या फिर आप सेंटेंस का कह लें, वो चेंज नहीं हो रहा है। नॉट एट ऑल, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है टेंस में। अच्छा, अब चौथी शर्त ये है। चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त ये है कि इसमें जो 12 टेंसेस होते हैं उनमें से 4 टेंसेस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। कौन कौन सी है वो? वो हैं आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और कौन कौन सी है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। रीज़न? क्योंकि इसमें ऑलरेडी बी की फॉर्म होती है, इसलिए नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी बी की फॉर्म ऑलरेडी होती है। ठीक है। बी की फॉर्म ऑलरेडी इन चारों में अवेलेबल है, इस वजह से इनका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। क्लियर है? अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
टेंस बाय टेंस जाने से पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको लगेगा कि एक्सेप्शन है, जबकि ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे जो एजेंट है वो हमारा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अनअवेयर है, ऑब्वियस है, या फिर हमारा उस पर एम्फेसिस है ही नहीं, उससे हमें मतलब ही नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, द मर्डरर हैज़ बीन अरेस्टेड, ऑल द ट्रीज इन दिस एरिया हैव बीन कट डाउन। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश is spoken all over the world। यहाँ पे भी जो वेग सब्जेक्ट है वो है आपका पीपल। पीपल जो है वो आपका वेग सब्जेक्ट है, जग जाहिर सब्जेक्ट है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें उससे मतलब ही नहीं है। अगर मैं ये बोलूँगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका मतलब ही है, कौन बोलेगा? पीपल बोलेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं इट्स इज प्रेटी ऑब्वियस कि ऑब्वियसली पीपल ही बोलते हैं, राइट। तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, he was killed in last war, in the last war। यहां पे आप देखें कि वो मारा गया अंतिम युद्ध में। ठीक है, अंतिम युद्ध में वो मारा गया। ऑब्वियसली कौन मारेगा? एनिमी। कौन मारेगा? एनिमी मारेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या था? ऑब्वियस था, या फिर इंपॉर्टेंट नहीं था कह लीजिए, क्योंकि वो सबको मालूम है। इसी तरह से और एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, द शिप वॉज संक हार्डली अ माइल ऑफ शोर। ऑफ शोर का मतलब होता है किनारे, यानी किनारे से मुश्किल से 1 मील पे ही जो जहाज थी वो क्या हुई? डूब गई। जहाज जो थी क्या हुई? वो डूब गई। किसने डुबाया? किसने डुबाया उसको? कोई रीज़न रहा होगा, कोई रीज़न रहा होगा। ऑब्वियसली कोई आदमी तो डुबाएगा नहीं, तो कोई रीज़न रहा होगा जो ये घटना घटी होगी, राइट। तो इस केस में भी जब हमारा सब्जेक्ट कंफर्म नहीं होगा, या फिर जब सब्जेक्ट हमारा इममटेरियल होगा, उस केस में भी हम क्या करते हैं? पैसिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, द शिप वॉज संक हार्डली अ माइल ऑफ शोर। उसी तरह से अगर मैं कहूँ जैसे द फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ चार्ज, यानी जो खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो वितरण हुआ, वो बिना किसी पैसे के हुआ। ऑब्वियसली कोई करेगा, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बशर्ते कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूट क्या किया गया? फूड किया गया, या भोजन जो फ्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी पूरा फोकस हमारा प्रेडिकेट पार्ट पे था, किसने किया इससे मतलब नहीं। भाई कोई नेता होता तो वो अपना नाम लगाता है ना। अच्छा, इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हिज हाउस वॉज बर्गल्ड लास्ट नाइट। बर्गल्ड मतलब होता है सेंधमारी करना। ठीक है, सेंधमारी करना मतलब ज़बरदस्ती किसी के घर में चुपके से घुस जाना और चीज़ों को चुरा लेना, या काइंड ऑफ थीफ। ठीक है, यानी उसके घर में क्या हुआ? सेंधमारी की गई। हिज हाउस वॉज बर्गल्ड लास्ट नाइट। हमें नहीं पता किसने करी है, इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट लिखा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन विल द बेल बी रंग। व्हेन विल बी द बेल बी रंग, यानी घंटी कब बजाई जाएगी। घंटी कब बजाई जाएगी, है ना। ऑब्वियसली कोई बजाएगा, लेकिन हमारा फोकस किस पे है कि घंटी बजने से है, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी क्या है? छुट्टी हो जाना, ताकि हम अपने घर पहुंच जाएं।
ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि आपको लगेगा एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपका इममटेरियल सब्जेक्ट था, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई चारा नहीं, या तो आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ करो। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, इट एंड देयर। फॉर एग्जांपल बारिश होती है या बारिश हो सकती है तो क्या लिखते हैं हम, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, राइट। तो यहाँ पे इट क्या है, कोई बंदा है नहीं ना, हमें नहीं पता सब्जेक्ट क्या है, वो इममटेरियल है, तो वहाँ पे हम इट का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ वहाँ एक लड़का है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या चूज़ करिएगा आप, तो वहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाएंगे, देयर इज़ अ बॉय। अगर मैं कहूँ वहाँ एक लड़का है मैदान में, देयर इज़ अ बॉय इन द फील्ड, राइट। यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है हमें नहीं पता, क्या लगाएंगे, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये कुछ केसेस हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं पैसिव वॉइस के। पहला, बहुत सी स्टैटिव वर्ब होंगी जिनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैपन है, अकर एंड बिलोंग एंड डिपेंड, ये कभी भी पैसिव फॉर्म में यूज़ नहीं होंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, स्मोक फिल्ड रूम, स्मोक फिल्ड। इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि धुएं से क्या हुआ, घर भर गया, या धुएं से कमरा भर गया। अब इसको आप कैसे बनाओगे यार, ये एजेंट नहीं है आपका, ऑब्वियसली ये काम नहीं कर रहा है, एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप इसको कैसे बनाओगे। एक ही तरीका है पैसिव, एक ही तरीका है। ले लें हम इसको, क्या बना देंगे इसको, द रूम वॉज, बी की फॉर्म आ गई, फिल्ड विद स्मोक। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं विद क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। विद क्या है, प्रीपोजिशन है। तो कई बार आप देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें आप एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ भी यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द मैन, आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूं। अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द मैन, बी की फॉर्म इज, मेन वर्ब क्या हो गई, पास्ट पार्टिसिपल, नोन टू मी। यहां पे टू क्या है, अगेन आपका प्रीपोजिशन है। तो एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगा करके भी हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं। आई होप कि आप सबको पता होगा कि दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से एक डायरेक्ट होगा जो कोई वस्तु होगी, एक इनडायरेक्ट होगा जो कि कोई पर्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं कि शी गेव हर सिस्टर द कार, शी गेव हर सिस्टर द कार। अब बताने वाले के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। कार क्या है, वस्तु है, और जो वस्तु होती है वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसकी सिस्टर, तो उसकी सिस्टर क्या है, एक क्या है, पर्सन है। तो पर्सन होगा तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको देखिए, आप इसको सब्जेक्ट बना करके भी पैसिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इसके थ्रू भी सब्जेक्ट बना करके, इन द सेंस कि रूल ही यही है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं। अगर हम कार को अगर हम ले लें, द कार,
द कार। ऑब्जेक्ट क्या बन गया आपका सब्जेक्ट? द कार वॉज गिवन टू हर सिस्टर। किसके द्वारा? एजेंट कौन है? बाय शी प्रोनाउन है ना, तो क्या हो जाएगा? बाय हर। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करिए किसी का एम्फेसिस किस पे हो कि उसकी सिस्टर को कार दी गई, तो उसको कैसे बनाएंगे? हर सिस्टर वॉज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गिवन द कार बाय एजेंट क्या है? हर। ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसके दो तरीके होंगे, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एम्फेसिस किस पे है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है ना? आपकी इच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है क्लास के स्टार्टिंग में कि जो 4 टेंस हैं उसका नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें बी की फॉर्म ऑलरेडी होती है, एग्जिस्ट करती है। तो उसके बाद बच क्या गया? एक चार्ट बना लीजिए। देखिए सबका फॉर्मेट सेम है, सबका जो फॉर्मेट है ना वो सेम है। एक्टिव से जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक ही फॉर्मेट सारे फॉलो करते हैं। क्या होता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की चाहे जो भी फॉर्म हो उसका पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं और उसमें एप्रोप्रिएट क्या लगाते हैं? उसमें एप्रोप्रिएट बी की फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत हुई तो सेंटेंस गलत हो गया। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद सिर्फ रखना है कि उसमें कौन सी बी की फॉर्म यूज़ हुई है, उसमें कौन सी बी की फॉर्म यूज़ हुई है। एक्टिव से पैसिव में जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, प्लीज़ आप याद रखिएगा कि आपको टेंस क्लियर होना चाहिए। अगर आपको टेंस क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप नहीं समझ पाएंगे कि पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब और बी की फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है इज, एम और आर, ये बी की फॉर्म होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो होती है वो होती है बीइंग, यानी इज एम आर, इज एम आर प्लस बीइंग। अब ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रही हैं, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रही होंगी, ये बी की फॉर्म होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है आपका जो बी की फॉर्म होती है वो होती है बीन, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़, हैव, इजंट इट। अगेन ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, दोनों चीज़ें सेम है। सिंपल पास्ट में क्या होता है? वाज या वर होता है। बी की कौन सी फॉर्म होती है? वाज या वर होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब होगी और प्लस बीइंग। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड होता है प्लस बीन, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है शैल, विल प्लस बी, ठीक है। शैल विल अगेन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो शैल और विल है, शैल का जो यूज़ है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, लीगल लैंग्वेज में यूज़ होता है। अभी जो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज जो बोली जाती है उसमें शैल का जो यूज़ है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो विल पे फोकस रखिएगा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है?
शैल या फिर विल प्लस है, ये दोनों आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैं, प्लस बीन ये आपकी बी की फॉर्म है। तो हेल्पिंग वर्ब और बी की फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है। अब एक पैटर्न आप देखेंगे, पैटर्न क्या देखेंगे कि इंडेफिनिट में सिंपली क्या हो रहा है, सिर्फ बी की फॉर्म यूज़ हो रही है। जितने भी इंडेफिनिट हैं आपके सिर्फ बी की फॉर्म यूज़ हो रही है। और जो भी कंटिन्यूअस टेंस है ना, जैसे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें बीइंग यूज़ हो रहा है। और जितने भी परफेक्ट हैं उनमें क्या हो रहा है, बीइंग यूज़ हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें कॉमन है, इसे आप याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस होगा तो बीइंग होगा, परफेक्ट होगा तो बीन होगा, और सिंपल प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, सिंपल पास्ट होगा तो वाज वर होगा। ठीक है, और कुछ रह गया? नहीं, और तो कुछ है ही नहीं, बस खत्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं है। तो ये अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन करने में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक जो हमने 8 सेंटेंसेस के बारे में जो हमने बात करी है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहला वाला जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो आई ईट राइस, मैंने क्या बोला कि इसमें क्या लगाएंगे, इसमें जो बी की जो फॉर्म है इज एम आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट आपका बनेगा राइस, इजंट इट, राइस। अब ईट है, राइस को खाया जाएगा, राइस को खाया जाएगा, राइस को गिना नहीं जा सकता, राइस को जो है गिना नहीं जा सकता, राइट। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन ये है कि हम इज लगाएं या फिर आर लगाएं, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है गिनना, जिसकी काउंटिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम उसे क्या लेकर के चलेंगे, सिंगुलर लेके चलेंगे। सो राइस इज, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईट की क्या होगी, ईटेन। एजेंट क्या बनेगा, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, पहले का। दूसरा देखिए, आई एम ईटिंग राइस, यहाँ पे एम जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अगेन राइस इधर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट की जगह पे। सो राइस, अब राइस के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज। ठीक है, अब इसमें बी की फॉर्म क्या होगी, बीइंग। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन, एजेंट मी। इजी है ना। उसी तरह से अगर आप इसको बनाएंगे, आई हैव ईटन राइस, इसका मतलब क्या है, राइस। ठीक है, राइस के हिसाब से आई के साथ हैव आ रहा था, तो राइस के हिसाब से क्या आएगा, हैज, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट है तो क्या आएगा, बीन आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज होती है, बाय मी। अब आ जाते हैं पास्ट पे, आई एट राइस, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइस आपका सब्जेक्ट बनेगा, राइस। अब इसकी जो बी की फॉर्म होती है वो होती है वाज या वर, तो राइस के हिसाब से वाज। एट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटेन, देन एजेंट बाय मी। इजी है, आई वॉज ईटिंग राइस। ठीक है, ये आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, राइस, राइस, राइस के हिसाब से वॉज ही आएगा, राइस वॉज। अब कंटिन्यूअस है, बीइंग होगा, बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटेन, फिर एजेंट कौन कर रहा है, मी, बाय मी। उसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, आई हैव ईटेन राइस, अगेन यहाँ पे राइस, राइस। ठीक है, राइस के हिसाब से हैव आएगा या हैज आएगा, हैज आएगा, राइस हैज। अब चूंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या होता है, बी की फॉर्म बीन, राइस हैज बीन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहेगी, ईटेन,
एजेंट क्या हो जाएगा, मी। आई विल ईट राइस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो राइस विल आएगा ही यहाँ पे, राइस विल। अब यहाँ पे बी की फॉर्म क्या है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बी, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन, एजेंट क्या है बाय मी। आई विल हैव ईटन राइस, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है तो इसमें राइस विल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, हैव में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि राइस के हिसाब से विल ही आएगा, हैव। और बी की फॉर्म क्या हो जाएगी, परफेक्ट है तो बीन हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसमें सेम है, एजेंट हो जाएगा आपका बाय मी। तो आपने देखा कि बहुत ही इजी है, आपको बस 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, स्टैटिव वर्ब नहीं होनी चाहिए। दूसरी, 3 टेंसेस हैं उनका नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस हैं जिनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। तीसरी चीज़, टेंस में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होता है। टेंस में जब भी पैसिव फॉर्म बनाएंगे या पैसिव में जब भी हम कन्वर्जन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगी। 2 चीज़ें याद रखिएगा, टेंस आपका क्लियर होना चाहिए, तो क्योंकि टेंस के थ्रू आपको पहचानने में ये तकलीफ़ नहीं होगी कि कौन सा टेंस है ये, क्योंकि जब आप टेंस पहचानेंगे तभी आपके माइंड में ये क्लिक होगा कि उस टेंस में कौन सी बी की फॉर्म यूज़ करनी है। बी की फॉर्म हमेशा यूज़ होगी पैसिव फॉर्म में, उसके बिना आप पैसिव फॉर्म नहीं बता पाएंगे। रीज़न यही है कि वहाँ पे एक्शन को कोई कर नहीं रहा होता है, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा होता, बल्कि एक्शन हो रहा होता है, एक्शन घटित हो रहा होता है किसी पे, तो किसी पे कुछ काम का होना पाया जाता है, इस वजह से बी की फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है याद रखना, बी की फॉर्म इंपॉर्टेंट है याद रखना, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमेशा पैसिव फॉर्म में यूज़ होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है। वजह क्या है यूज़ करने की, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में करके बता दें। चैनल को आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।